हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने रेजोल्यूशन कर दिया था। वेक्टर का रेजोल्यूशन कैसे होगा। तो कोई भी अगर वेक्टर है, ध्यान रखो वेक्टर का रेजोल्यूशन कैसे होगा। जैसे कोई भी वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये जो है अगर हम लोग इसका इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट करना चाहते हैं, मान लेते हैं ये एंगल बना हुआ थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड है ए, तो इसका इधर का कॉम्पोनेंट आएगा ए cos थीटा, और इस साइड में कंपोनेंट आएगा ये साइन थीटा। हमेशा थीटा की तरफ cos कंपोनेंट आता है और थीटा के दूसरी तरफ sin कंपोनेंट आता है। ये वेक्टर रेजोल्यूशन का तरीका है। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो सपोज करो ये कोई रिजल्ट सपोर्ट है, ये एक रिजल्ट सपोर्ट है। रिजल्ट सपोर्ट का मतलब ये कोई छत है, तो छत से हम बहुत सारी चीजें लटका देते हैं। हम छत की तरफ देखो, आपको पंखा लटकता हुआ मिलेगा, छत से हम लोग कोई और चीज भी लटका सकते हैं। तो ये जो है, ये छत है, यहाँ से फिर एक डोरी बांध रखती है, और ये डोरी बनती है ऐसे, और एक डोरी मैंने ऐसे बांध रखी है, और एक डोरी मैंने ऐसे बांध रखी है। ये तीन डोरी है, इसको मैं बोलता हूँ ये डोरी नंबर 1 है, ये डोरी नंबर 2 है, और ये डोरी नंबर 3 है। और यहाँ से मैंने एक मास बांध रखा है, तो इस मास का नाम है एमजी। थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ डोरी को। तो यहाँ से मैंने एक मास रखा है एम, एम नाम से एक मास रखा है। तो अपने को ये निकालना है, और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है सपोज करो 37 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है सपोज करो 50 डिग्री। तो अपने को क्या करना है, अपने को इन तीनों डोरियों के अंदर टेंशन पता करनी है कि टेंशन कितनी होगी। टेंशन मतलब डोरी खींचेगी, तो डोरी में खिंचाव की वजह से, डोरी में खींचने की वजह से जो फोर्स पैदा होता है उसको हम लोग टेंशन कहते हैं। तो अपने को पता करना फाइंड टेंशन in each spring for given situation। क्वेश्चन नोट करो बराबर, for given situation। ये जो सिचुएशन है इसके लिए अपने को टेंशन निकालनी है। क्वेश्चन नोट कर लो, आपसे नहीं होगा, मैं करूंगा। ऊपर 37 डिग्री का एंगल बन रहा है, नीचे 53 डिग्री का बन रहा है, और अपने को टेंशन निकालनी है। अब ध्यान से समझेंगे इसको। देखो देखो सबसे पहले टेंशन को समझो कि टेंशन होता क्या है। टेंशन हमेशा क्या होता है, टेंशन होता है हमेशा एक फोर्स होता है। टेंशन टेंशन जो होता है, टेंशन आपका फोर्स होता है। और फोर्स, कोई भी जो फोर्स होता है, फोर्स दो टाइप का होता है, एक होता है फुल फोर्स और एक होता है पुश फोर्स। आपको किसी भी चीज को फोर्स लगाना है, किसी भी चीज को फोर्स लगाना है, तो मैं या तो उसको पुश करके लगा सकता हूँ या मैं उसको पुल करके लगा सकता हूँ। सपोज करो कि ये जो है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ पे रखा हुआ है इस तरह। अब मान लो मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना है, तो दो ही तरीके हैं, या तो मैं इसको पुश करूं ऐसे, देखो फोर्स में से आगे तक थोड़ा, या मैं इसको पुल करूं। तो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। और टेंशन की फोर्स है। टेंशन होती क्या है, टेंशन हमेशा डोरी में पैदा होती है। और जैसे सपोज करो कि ये डोरी है, ये डोरी है, स्ट्रिंग है ना। अब इसके अंदर टेंशन पैदा करने को मैं खींचूंगा, तो ये इसके अंदर टेंशन है। इसके अंदर ये जो खिंचाव पैदा होगा, ये जो इसके अंदर फुल फोर्स पैदा होगा, इसको खींचने वाला फोर्स है ना ये, तो टेंशन हमेशा फुल फोर्स होता है। टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फुल फोर्स होता है। और जो डोरी खिंचती है, ठीक है ना, जो डोरी खिंचती है, जैसे ये एक और डोरी है, ये डोरी, तो ये जो डोरी खिंचेगी, ये जो डोरी खिंचेगी, ये क्या है, ये फुल फोर्स है। ये डोरी के अंदर टेंशन लग रही है, तो ये फुल फोर्स होता है। टेंशन टेंशन इज ऑलवेज अ फोर्स। अब टेंशन हमेशा अप्लाई कैसे करती है, टेंशन को हमेशा टी मान लिया करो, कैपिटल टी दिखा दिया करो टेंशन को हमेशा। तो टेंशन अप्लाई कैसे करनी होती है हमें, टेंशन अप्लाई करनी होती है हमें हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग। अवे फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग को मान लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। मान लेते हैं डोरी नंबर 1 पे टेंशन को टी मान लेते हैं। इस डोरी नंबर 1 पे टेंशन है T1, डोरी नंबर 2 पे टेंशन है T2, और डोरी नंबर 3 पे टेंशन है T3। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो, let tensions are T1, T2 and T3। अब इस वाली डोरी में टेंशन T1 है, इस वाली में T2 है, इस वाली में T3 है। अब इस वाली पॉइंट पर मैं टेंशन दिखाता हूं आपको। डोरी से आप हमेशा केवल खींच सकते हो, डोरी से कभी भी आप पुश नहीं कर सकते। डोरी से किसी चीज को खींचा जा सकता है, तो जो टेंशन होता है वो हमेशा फुल फोर्स होता है। आप डोरी बांध दो किसी ऑब्जेक्ट के,
आप उसको खींच तो सकते हो लेकिन उस डोरी से उसको धक्का नहीं लगा सकते आप। तो जो डोरी टेंशन होती है वो हमेशा फुल फोर्स होता है। तो ये वाला पॉइंट ये डोरी किधर खींचेगी इधर, तो इसलिए टेंशन को दिखाना अपने को इधर, इस पॉइंट के ऊपर टेंशन दिखाने पर इस पॉइंट को ये वाली जो डोरी है ये इधर खींचने की कोशिश करेगी तो क्योंकि ये पॉइंट इधर खींचना चाहेगा T1। और ये वाली टेंशन किधर आएगी, ये वाली टेंशन आएगी ऐसे T2, और ये T3 कैसे आएगी, ये T3 आएगी ऐसे, ये T3 कैसे आएगी, तो मैं वो भी कर रहा हूँ। ये T3 आएगी नीचे की तरफ। अब देखो ये T1 इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है, T3 इधर लग रहा है, तो ये T1 T2 T3 ये तीन टेंशन होगी। अब क्या करना है आपको, अब ये जो तीनों फोर्स है, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने डार्क किया है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स तो इसके ऊपर तीन लग रहे हैं, इधर भी दिख रहा है, ये इधर भी दिख रहा है, ये इधर भी दिख रहा है। टेंशन अलाउट करने के लिए ये लाइन याद रखो, टेंशन हमेशा कैसे अप्लाई करते हैं, अवे फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग। इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से दूर की तरफ एरो मारो जिधर डोरी जा रही होगा, क्योंकि वो पॉइंट खींच रहा होता है। अवे फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग, T3 डोरी है, अवे फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग। अब क्या करना है, अब देखो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने, ये बनाई मैंने एक वर्टिकल लाइन। अब ये एंगल अगर 33 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी 53 डिग्री होगा, और ये एंगल अगर 37 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 37 डिग्री होगा। अब कंपोनेंट करते हैं, इस T1 पे कंपोनेंट करते हैं। T1 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, T1 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा T1 cos 37, क्योंकि T1 टेढ़ा है। अब टेढ़ा है तो इसको मैंने एक कंपोनेंट को दिया हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट इस साइड के अंदर आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा T1 sin 37। ये मैंने कंपोनेंट कर दिए, इसके T1 के कंपोनेंट कर दिए, T1 का एक कंपोनेंट इधर हो गया T1 sin 37, T1 का एक कंपोनेंट इधर हो गया T1 cos 37। अब देखो T2 का एक कंपोनेंट हो गया इधर, ये कितना हो गया T2 cos 53, और T2 का एक कंपोनेंट हो गया इधर, ये हो गया T2 sin 53, ये कंपोनेंट हो गया इधर। अब ये ओरिजिनल फिजिक्स का टॉपिक है तो ध्यान से समझना। अब देखो, अब ये T1 T2 को तो जाओ आप भूल, और इनके कंपोनेंट पे काम करो। अब ये जो दोनों कंपोनेंट है, ये दोनों फोर्स ऊपर जा रहे हैं, टेंशन फोर्स होता है, ये दोनों फोर्स ऊपर जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, और ये जो है ये वो डाल करता हूं इसको, ये भी ऊपर जा रहा है, ये दोनों फोर्स ऊपर जा रहे हैं। तो ये दोनों फोर्स तो इस पॉइंट को ऊपर ले जाना चाहते हैं क्योंकि ऊपर लग रहा है फोर्स, और ये T3 इसको नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन पॉइंट तो कहीं भी नहीं जा रहा, ना तो ये पॉइंट नीचे जा रहा है ना ये पॉइंट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर इससे बैलेंस कर देंगे। अगर किसी चीज को फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कहीं भी ले जा नहीं पा रहे, तो आमने सामने वाले फोर्स जो है वो बैलेंस कर दिए जाते हैं, आमने सामने वाले फोर्स इक्वल होते हैं। तो ये दोनों फोर्स ऐड होके क्योंकि सेम डायरेक्शन के वेक्टर ऐड होता है, तो ये दोनों ऐड होके इसको बैलेंस कर देंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा T1 sin 37 plus T2 sin 53, T1 sin 37 plus T2 sin 53 plus T2 sin 53, ये दोनों किससे बैलेंस हो जाएंगे, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे T3। अब इनकी वैल्यू डाल दो, वैल्यू डालेंगे तो sin 37 की वैल्यू कितनी जल्दी है, sin 37 की वैल्यू 3/5, तो यहाँ पे 3/5 T1 प्लस ये sin 37 की वैल्यू और sin 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 T2 equals to T3। ऐसे में तो 5 कैसे आएगा, 5 की वैल्यू मिलेगा, तो ये इक्वेशन आ गया 3T1 plus 4T2 equals to 5T3। अच्छा, यहाँ से T3 की अगर अपन वैल्यू निकालें तो देखो इस वाले मास पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, इसके एक तो नीचे लगेगा वेट, वेट हमेशा होता है mg, है ना, जो ग्रेविटी लगाती है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ वेट लगता है, और वेट का फार्मूला होता है mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये नीचे की तरफ लगाएंगे mg, और इस वाले पॉइंट पर ये जो डोरी ऊपर T3 लगाएंगे, इस पूरी डोरी पे T3 होगा, इस वाले पॉइंट पर लगाना है T3, तो T3 ऊपर की तरफ होगा, वो अवे फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग, और ये यहाँ पर T3 mg को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि mg को नीचे गिराना चाहता है, T3 को ऊपर ले जाना चाहता है, तो ना तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, तो दोनों फोर्स बैलेंस है। तो यहाँ से निकाल लोगों ने T3 mg, ठीक है, T3 की वैल्यू आ गई, T3 तो इस वाली जो टेंशन को उसके mg के इक्वल होगा, तो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं T3 mg, ये
P3 की जगह mg रख दिया अपन, ये इक्वेशन आ गया 3t1 प्लस 4t2 इक्वल टू 5mg। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। हम लोगों ने वर्टिकल फोर्स बैलेंस किए, यहाँ पे भी वर्टिकल फोर्स बैलेंस किया है, यहाँ पर भी वर्टिकल फोर्स बैलेंस किया है। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करते हैं, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये T2 cos 53 इसको ऐसे लग रहा है, फोर्स का कंपोनेंट है, टेंशन फोर्स ही होता है, और ये T1 cos 57 इसके ऊपर ऐसे लग रहा है। अब इन दोनों को देखो, ये तो लग रहा है इसके ऊपर ऐसे, और ये लग रहा है इसके ऊपर ऐसे। अब ये वाला फोर्स उसको इधर ले जाना चाहता है, और ये वाला फोर्स को इधर ले जाना चाहता है, लेकिन ये पॉइंट तो यही कहीं नहीं जा रहा, उसको हम तीनों हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये इसको बैलेंस करेगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या रहेगा? T1 cos 37 इक्वल टू T2 cos 53। cos 37 कितना हो जाएगा? cos 37 होता है 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5 T1 इक्वल टू cos 53 कितना होता है? cos 53 होता है 3/5, तो 3/5 ऑफ T2, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, और ये आ गया 4T1 इक्वल टू 3T2। और यहाँ से अगर अपन T2 निकालें तो T2 देखो कितना आ गया? 4/3 T1। तो ये T2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, और आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी किसके? T1 की। तो पुट ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, पुट वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो तो ये हो जाएगा 3T1 प्लस 4, इस T2 की जगह ये डाल रहा हूं 4/3T1, 4/3T1 इक्वल टू सामने चल रहा है 5 है। सॉल्व करना उसको, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3T1 प्लस 16/3T1 इक्वल टू 5 है। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9T1 प्लस 16T1 अपॉन 3 इक्वल टू 5mg, जो हो जाएगा 25T1 इक्वल टू ये चला जाएगा 15mg, है ना। तो T1 आ जाएगा 15 अपॉन 25mg, 15 अपॉन 25 कैंसिल हो सकता है, तो ये आ जाएगा 3/5mg। ये आ गई आपकी T1 की वैल्यू। या आपके T3 की वैल्यू है, ये T1 की वैल्यू आ गई। T1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देगा तो इक्वेशन नंबर 2 में, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको नोट करेंगे, एक बार नोट करो, नोट करने के बाद में नोट करते हो थोड़ा और समझ में आएगा, और फिर मुझे कमेंट करके बताओ क्या क्लियर है क्या। पहले नोट करो उसको, डायग्राम नया बनाना, उसी के अंदर मत कर देना। क्वेश्चन डायग्राम अलग बनाया करो, सॉल्यूशन डायग्राम अलग बनाया करो।
जल्दी नोट कर लो और ये T2 भी निकालो। देखो T3 आ गया FG, T1 आ गया 3/5 FG और T2 निकाल दो, T1 की वैल्यू 4/5 आ जाएगा, 4/5 इस नंबर 2 में डाल दो। हो गया बच्चों? जल्दी करो, एक बच्चा कमेंट आया कि देखो अगर ये T1 उठाएंगे, अगर अपन इसमें डाल दें क्वेश्चन नंबर 2 में, इधर कर रहा हूं, तो T1 इक्वल्स टू कितना है? T1 3/5 mg इक्वेशन सेकंड, यहाँ डाल दो। यहाँ डालने के लिए T2 आ जाएगा 4/3, T1 की जगह डालना 3/5 mg, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, T2 आ जाएगा 4/5। तो ये सारे आंसर आ गए आपके। ये तो T1 का आंसर है, ये T2 का आंसर है और ये T3 का। जो मैंने बॉक्स लगा रखे हैं वो आंसर है। ये टेंशन होगी कोडिंग में। कंपोनेंट के लिए तो पूरा डेरिवेशन किया है, कंपोनेंट क्यों नहीं समझ में आया? जो भी वेक्टर है उसका जिधर एंगल हो उधर कॉस कंपोनेंट करना पड़ता है। ये T1 इधर है, इधर एंगल है, तो इधर T1 cos 37 आ जाएगा। इधर एंगल नहीं है तो इधर sin 37 आ जाएगा। ये T2 है, एंगल इधर है, तो इधर cos कंपोनेंट कर देगा। डेरिवेशन किया था ना हम लोग कंपोनेंट्स का। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसीलिए तो पढ़ा है। उसके अंदर देखो वेक्टर ए के कंपोनेंट थीटा की तरफ कितना आता है? a cos थीटा, और थीटा की दूसरी तरफ कितना आता है? a sin थीटा। स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हो रहा है। आप लोगों को कोई कमेंट नहीं आ रहा है, अगर नहीं हुआ है आपका तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में नोट कर लेना इसको। देखो एक और क्वेश्चन देखो, मान लेते ये फ्लोर है ना, कोई फ्लोर है, स्मूथ फ्लोर है,
रफ नहीं है, स्मूथ फ्लो है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट का मास सपोज करो 5 किलोग्राम। एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग इसके ऊपर ऐसे, मतलब एक आदमी खींच रहा है इसको, एक डोरी को पकड़ रखी है और इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, इधर फोर्स लगा के इधर ये जो फोर्स है, ये फोर्स है सपोज करो 40 न्यूटन, और ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से 37 डिग्री का एंगल बना। तो अपना क्वेश्चन ये है कि इसका जो फोर्स लग रहा है इस साइड में चलेगा, इस साइड में चलेगा तो इस साइड में एक्सेलरेशन आएगा, इसका एक्सेलरेशन आएगा तो हमको उसका एक्सेलरेशन ही पता करना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ये फोर्स क्वेश्चन लिख लो, 40 न्यूटन is applied to a 5 kilogram object as shown in figure. Find horizontal acceleration of 5 kilogram mass. Acceleration हमेशा होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स जो मास का डिवाइड कर देंगे तो वो एक्सेलरेशन आएगा। वंशिका को भी नहीं आया समझ में कंपोनेंट। मैंने तुम्हें रेजोल्यूशन पढ़ाया था ना, रेजोल्यूशन पढ़ाया था ना, तुमने रिपीट नहीं किया क्या उसको? अभी टफ चालू हुई है फिजिक्स और सब्जेक्ट ही बहुत ज्यादा। आप अगर मेरे साथ साथ नहीं चलोगे, डेली का डेली नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और अपन अब की बार वैसे ही बिना एग्जाम दिए हुए आए हैं, कोरोना अफेक्टेड बैच है। भाई वेक्टर ए का उसको पढ़ो ना एक बार, वेक्टर ए के कंपोनेंट कितने आते हैं। रेजोल्यूशन तुम अपनी कॉपी बदल के देखो, रेजोल्यूशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और रेजोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कॉपी बदल के देखो एक बार, रेजोल्यूशन किया नहीं किया हम लोगों ने, और बताओ मुझे। वहां पे वेक्टर ए के कंपोनेंट कितने निकले, ए cos थीटा और ए sin थीटा। जिधर थीटा उधर cos होता है, जिधर थीटा नहीं होता उधर sin होता है। ए एक्स और ए वाई निकाले थे ना हम लोगों ने। अब देखो इसमें भी ऐसे ही होगा। ये करो क्वेश्चन अटेम्प्ट एक बार, देखो इससे और समझ में आएगा। टफ होते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। ये अटेम्प्ट करो आप। ये फोर्स है ना 40 न्यूटन, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर लो। जमीन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है, आकाश की तरफ जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन होता है। तो इसका जमीन पे एक्सेलरेशन पता करना है अपने को, तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता कर लो। देखो मैं कर रहा हूं, आपको इस साइड में एक्सेलरेशन निकालना है इसका। इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कर लो,
स्पोर्ट्स का एक कंपोनेंट आएगा 40 है ना, ये क्या इधर है तो कॉस कंपोनेंट आएगा इधर, इसका आएगा 40 और 37। ये आ गया 4 का कंपोनेंट, इसको मैं मान लेता हूँ एफ एक्स मान लेता हूँ, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन है, तो एफ एक्स कितना हो गया 4 से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इधर तो निकालना मुझे एक्सेलरेशन, ये रहा मास, ये रहा फोर्स, ये एक्सेलरेशन निकल जाएगा 4 से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा 40 cos 37। cos 37 की वैल्यू डाल दो, ट्रायंगल बताया था मैंने आप लोगों को, बैक ट्रायंगल, उससे निकालते हैं, इस वाले ट्रायंगल से निकलेगी 37 की वैल्यू। ये हमेशा 37 होता है, ये हमेशा 53 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है। तो मैं निकालना cos 37, तो इस 37 के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इस 37 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5। ये इसको काटा इसने 8 बार, तो ये आ जाएगा 32 न्यूटन। तो ये फोर्स लग रहा है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन होता है हमेशा फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स अपॉन मास कर लो, एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो मैं ax बोल देता हूँ, ax आएगा fx अपॉन m। fx कितना है 32, मास कितना है 4, तो आ जाएगा 8 न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। नोट करो, मैं एक बार आपको रेजोल्यूशन दोबारा बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो फटाफट। आज मैं सारे रिकॉर्डेड, क्योंकि आज छुट्टी है शाम की मेरी, तो मैं आज सारे वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग रिपीट करें चीजों को। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो मैं एक बार रेजोल्यूशन रिपीट कर रहा हूँ, देख लो आपको एक बार, कंपोनेंट की करना है तो क्वेश्चन करने का मतलब ये है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी वेक्टर को ब्रेक करना, किसी वेक्टर को ब्रेक करना, अपन पढ़ रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी एक वेक्टर को ब्रेक करना उसके टुकड़ों में, ब्रेकिंग डाउन a vector into its component। भाई एडिशन का मतलब तो क्या है, एडिशन का मतलब जैसे मुझे 3 और 4 को ऐड करना है और मेरे पास में 7 आएगा, इसको तो बोलते हैं एडिशन। अब आपको ये बोला गया है कि 7 है मेरे पास में, बताइए किससे मिलकर बना हुआ है, तो बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। तो ये 7 किससे मिलकर बना हुआ है, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। कंपोनेंट में तो होना, ये दोनों कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट है, तो ऐड करने को तो रिजल्टेंट देना बोलते हैं। अब अपने को रिजल्टेंट देंगे और कंपोनेंट निकालेंगे। अपने से पूछा जाएगा कि ये 7 किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये 7 किससे मिलकर बना हुआ है, ये 3 और 4 से मिलकर बना हुआ हो सकता है, ये 2 और 5 से मिलकर बना हो सकता है, ये 1 और 6 से मिलकर बना हो सकता है,
ये 0+7 से मिलकर बना हो सकता है, और अगर माइनस हो गया तो बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। ये 8 - 2 से मिलकर बना हो सकता है, कि 9 - 2 से मिलकर बना हो सकता है, तो इनफाइनाइट आंसर हो सकता है। इसके जो टुकड़े हैं इनफाइनाइट हो सकते हैं, उन टुकड़ों को कंपोनेंट कहते हैं, उन टुकड़ों को कंपोनेंट कहते हैं। तो एक वेक्टर के टुकड़े निकालना है ना। तो हम सारे टुकड़े तो नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो मुझे एक वेक्टर दिया गया है, तो फिर मतलब किसी भी वेक्टर की इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। तो फिर हमें केवल दो कंपोनेंट निकालने हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जहां पर एक वेक्टर है, वेक्टर की वर्टिकल मैग्नीट्यूड है, इधर एंगल है मान लीजिए थीटा। अब मुझे इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकालना है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट निकालना है। तो एक्स एक्सिस कंपोनेंट के लिए यहां परपेंडिकुलर बना, और इस वेक्टर को मैंने बोला कि एक्स वेक्टर, तो यहां से मुझे यहां तक की एक्सिस ये है, और एक एक कंपोनेंट एक मैंने इधर परपेंडिकुलर मारा, इस वेक्टर का नाम दिया मैंने ए वाई, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ है इसकी ए वाई। तो इस वेक्टर की ये दो कंपोनेंट है, वो इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट है, वो एक तो ax एक ay। तो मुझे ये ax और ay पता करना है ना। और ये जो वेक्टर ए है ये डायग्राम बना के रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे। तो ये ax और ay से कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ax एंड ay, यानी वेक्टर ए ax और ay से मिलकर बना हुआ है। तो अपन वेक्टर ए क्या लिखेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे अपन ax I कैट प्लस ay j कैट। ये कहां से आएगा, कहां से क्या आ गया, ये ax जो इसका मैग्नीट्यूड तो है ax, वो जा रहा है ये x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में हम लोग क्या लगाते हैं i कैप। ये ये इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये ay है, और ये जा रहा है y में, y में लगाते हैं हम लोग j कैप, तो ay मल्टीप्लाइड बाय j कैप। ये वेक्टर है, इससे मिलके बना हुआ है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है। अगर पैरेललोग्राम की दो साइड दो वेक्टर को शो करती है, तो उनका जो डायगोनल है, उसका जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट को शो करेगा। तो ये दो साइड दो वेक्टर को शो कर रही है, ax और ay को, तो इसका जो डायगोनल है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, यानी ये वेक्टर है ax और ay। अब अपने को निकालना है ax, तो देखो ax कैसे निकालेंगे, ax निकालना बता रहा हूं आपको। ax इस डायगोनल का कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम रख दिया मैंने k l n n। इन पॉइंट्स के नाम रख दिए, ये पॉइंट k है, ये पॉइंट l है, ये पॉइंट m है, और ये वाला पॉइंट n। अब ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, k l n बाय ट्रायंगल k l n, ये वाला ट्रायंगल ले लो। ये वाला ट्रायंगल में तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है ये ax, पता क्या है अपने को, पता है अपने को ये km, ये पता है। तो जो निकालना है उसको रखा करो ऊपर, आपको ax निकालना है, ax को रखा करो ऊपर, और ये जो है इस a को रखा करो नीचे। तो ये तो गया ax, और ये हो गया a, इसकी ट्रायंगल ये तो बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ax अपॉन a ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला ट्रायंगल। ये बेस है क्या है, और b बाई h क्या होता है, cos थीटा। तो ये ax कितना आ गया, ax आ गया ये cos थीटा। इसलिए मैं बोल रहा था कि जिधर थीटा होता है उधर वेक्टर का cos कंपोनेंट आता है। तो ax की वैल्यू आई a cos थीटा, है ना। और अगर हम लोग अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ लें, बाई ट्रायंगल, एक सेकंड।
तो देखो ये निकाल लिया हम लोगों ने, क्या ये निकाल लिया हम लोगों ने, ये अब हम लोग निकाल रहे हैं भाई ट्राइंगल। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। अब मैं ये ए वाई निकाल रहा हूं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये वाला ट्राइंगल देखो के एम एन, भाई ट्राइंगल के एम एन। तो इस के एम एन ट्राइंगल के अंदर आपको ए वाई निकालना है। ए आपको पता है कि थीटा के सामने ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा, तो आपने निकाला ए वाई अपॉन ए, और ये आ जाएगा पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये कितना होता है, ये होता है sin थीटा। तो ए को अगर इधर ले जाए तो ये ए वाई कितना आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा ए sin थीटा। ये ए वाई आ जाएगा, ए वाई कितना आ गया, ए वाई आ गया ए sin थीटा। इसलिए मैं बोल रहा था कि इस वेक्टर ए का इधर कंपोनेंट आएगा sin थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा cos थीटा। अब ये दोनों उठा के अगर मैं इसमें डाल दूं, ये सेकंड ये थर्ड, तो वेक्टर ए के जो कंपोनेंट है वो ये हो गए ax और ay। तो पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा वेक्टर e इक्वल टू ax, याद रखता हूं a cos थीटा है प्लस a sin थीटा j। ऐसे कंपोनेंट हो जाते हैं x और y के अंदर, जो हो गया। और देखो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मॉडुलस निकालोगे तो e आएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर है। देखो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। i कैप का कोएफिशिएंट है a cos थीटा, a cos थीटा का स्क्वायर, प्लस j कैप का कोएफिशिएंट है a sin थीटा, a sin थीटा का स्क्वायर, एडिशन अंडर रूट। तो यहाँ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, अंतर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1। तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा a। तो देखो इसका मॉडुलस ए कितना आ गया, मॉडुलस ए a आ गया। तो मॉडुलस ए था भी इसका एक, मतलब इसका मैग्नीट्यूड एक था, इसका मतलब लोगों ने सही किया कंपोनेंट। तो ऐसे कंपोनेंट होते हैं। ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं, जिधर थीटा होता है उधर cos कंपोनेंट आता है, जिधर थीटा नहीं होता उधर sin कंपोनेंट आता है। देखो इसको एक बार नोट करो, ये टॉपिक पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था मैंने, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे किया ही नहीं मैंने टॉपिक, तो क्वेश्चन चालू कर दिए, क्योंकि बहुत सारे बैच है, ध्यान नहीं रहता, इसलिए मैं पूछता हूँ आते ही कि कहाँ तक हो गया था। बहुत सारे बैच है, दिन भर क्लासेस हैं, और जगह जगह के बैच चल रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया में, मतलब चेन्नई से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, देख लो आप। तो पढ़ाया था तो फिर क्यों नहीं समझ में आया, ये तो मुझे दोबारा रिपीट कर किया मैंने। किसी का भी कंपोनेंट कर दे वो, जिधर थीटा उधर कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, जिधर थीटा नहीं है उधर साइन कंपोनेंट आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। देखो जैसे मैंने कुछ सैंपल देता हूँ आपको, ये सपोज करो ये फोर्थ लग रहा है इसे, ये फोर्थ लग रहा है, ये फोर्थ है सपोज करो 25 और ये एंगल दिखा रहा है आपने को 30 डिग्री। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको सिंपल क्वेश्चन करो पहले, इसके कंपोनेंट निकालने हैं। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है along x and
वाई डायरेक्शन, ये वाला क्वेश्चन को पहले कंपोनेंट करना सीखो। एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर आपको कंपोनेंट निकालना है। करो, अब ये तो सिंपल ही क्यों नहीं हो रहा? अभी समझाया ना सारा। आपको करना है ये। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो मैं कर रहा हूँ, देखो इधर, देखो ध्यान से देखना। थीटा इधर है ना, थीटा इधर है, इधर का कंपोनेंट मान लेते हैं एफ वाई, इसका कंपोनेंट मान लेते हैं एफ एक्स। अब थीटा इधर है तो कॉस इधर आएगा, इसीलिए मैंने थीटा इधर लिया, तो इधर आएगा एफ कॉस। थीटा इधर कॉस आता है, ध्यान रखो, एफ कॉस 30 और इधर आएगा एफ साइन 30। थीटा की दूसरी तरफ क्या आता है? थीटा की दूसरी तरफ साइन आता है। इधर थीटा है, थीटा मतलब एंगल, जिधर एंगल बनाया हुआ होता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा। नाम तो इसका नाम अपन ने एफ आई रख दिया, एफ आई क्यों? क्योंकि ये फोर्स वाई डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इधर एंगल इधर है, इधर कॉस कंपोनेंट आएगा। इधर एंगल होता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है। तो जब वो फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन का फोर्स क्या है? एक्स डायरेक्शन में फोर्स आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ साइन 37, वैल्यू डाल दो, एफ की वैल्यू कितनी है? 25, साइन 37 कितना है? 37 इज 30, साइन 30 कितना होता है? हाफ, तो आ जाएगा 12.5 न्यूटन। ये एक्स डायरेक्शन में है, और वाई डायरेक्शन में क्या होगी? कंपोनेंट होगा, बस ऐसे करना आपको। फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन,
वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, इसको मैं बोल रहा हूँ एफ वाई, क्या है एफ वाई, एफ cos 30, एफ cos 30, अब एफ कितना है 25, cos 30 कितना होता है रूट 3/2, तो ये आ जाएगा 12.5 रूट 3 न्यूटन। अब बताओ ये समझ में आया क्या? जिधर थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट कर लेते हैं अपन, जिधर थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट कर लेते हैं। इसमें थीटा इस साइड में था, क्वेश्चन में अपने को 30 डिग्री इधर देना था, तो इसके इस वाले कंपोनेंट का नाम रखा अपने एफ क्योंकि ये फोर्स वाई में जा रहा है, इस वाले कंपोनेंट का नाम रखा अपने एफ क्योंकि ये एक्स में जा रहा है, लेकिन थीटा इधर है, एंगल इधर, इधर इसलिए एंगल की तरफ आता है कॉस कंपोनेंट, इधर आता है साइन कंपोनेंट। इधर थीटा नहीं होता उधर साइन कंपोनेंट आता है, तो x डायरेक्शन में फोर्स हो गया n sin 30, sin 30 की वैल्यू डाली हाफ, तो हो गया 12.5 न्यूटन, और इस साइड के अंदर हो गया f cos 30, ये f cos 30 cos 30 की वैल्यू डाली रूट 3/2, दो ने 25 को काट दिया 12.5 रूट 3 न्यूटन। अब बताओ समझ में आया क्या? सभी बच्चे बताइए, ऐसे कंपोनेंट करते हैं, ये मैंने वहां पे T1 T2 T3 के कंपोनेंट ऐसे ही किए थे। एक और करो आप, ये एक मास है, मास है 2 किलोग्राम, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, है ना, और एंगल दे रखा है अपने को, ये वाला एंगल दे रखा है, तो ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो अपने को पता करना है फाइंड कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम p बोलते हैं लीनियर मोमेंटम को, और लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम ऑफ 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, ये करो टेस्ट। एक 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन पे रखा हुआ है ना, तो और वो जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, जिधर एरो दिखा रखा उधर, वो एक एंगल दिखा रखा ऊपर मैंने 30 डिग्री। तो अपने को क्या करना है, इसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, ये डाल देता हूं मैं, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका जो लीनियर मोमेंटम है, इसका लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी 3 मीटर पर सेकंड है, तो ये तो एक्स में निकालनी है अपने को, ये एक्स डायरेक्शन है, ये लीनियर मोमेंटम अपने को वाई में निकालना है, लीनियर मोमेंटम को p से शो करते हैं, ये कर दो, फ्री हो आप उसके बाद में। देखो ये 30 है तो ये 30 होगा, है ना, तो इस b के कंपोनेंट कर लेते हैं, b का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ये 30 का एंगल इधर हो गया ना, तो b का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, b cos 30, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ bx, इस b का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इसको मैं बोल देता हूँ by, by कितना आएगा, b sin 30, क्योंकि 30 इधर है। अब x डायरेक्शन में क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम मास इनटू x डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो px क्या आएगा, mpx, p होता है लीनियर मोमेंटम,
लीनियर मोमेंटम को p से शो करते हैं, तो वो होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इसका 2 किलोग्राम है, वेलोसिटी x डायरेक्शन वाली लोगे ताकि इधर px निकलेगा आपका, ये इधर px आ जाएगा, ये रहा m, ये रहा px, m = 2 किलोग्राम, v cos 30, v इधर का 3, तो जाएगा 2 into 3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3√3 किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट होता है। ऐसे ही py क्या हो जाएगा, py हो जाएगा mvy, मास कितना 2 किलोग्राम, vy क्या है v sin 30, तो 2 v की वैल्यू 3 sin 30 की वैल्यू हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। ये px आ गया, ये py आ गया, तो टोटल p कितना हो गया आपका, x और y से नीचे बना हुआ है, टोटल वेक्टर p हो जाएगा px sin के प्लस p by j के, और वैसे लिखोगे px कितना है 3√3 i के प्लस 3j के, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, ये लीनियर मोमेंटम हो गया, इसका वेक्टर लीनियर मोमेंटम। बताओ क्लियर है क्या? समझ गए बच्चों? तो ये ऐसे होगा रेजोल्यूशन। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में यही रोक रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कल मिलेंगे, बाय फॉर टुडे।